Today we start a new topic, nuclear physics. ठीक है? Although this time so many portion from this nuclear physics deleted, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे इसका जो है पूरा पार्टी कराए, क्योंकि ये केमिस्ट्री में भी है और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है सिर्फ केमिस्ट्री से नहीं कर पाओगे, और इन टर्म्स ऑफ एंट्रेंस एग्जाम ऑल्सो बहुत सारा चीज है जो विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, वन मोर थिंग, उत्कर्ष, कैन यू टेल मी कि नीट का एग्जाम का डेट क्या दिया है? तो नीट का डेट अभी निकला कहाँ है? ओके ओके ओके, अभी तक फॉर्म वगैरह भरा हुआ है? अभी नहीं. नहीं सर, नहीं हुआ. ओके ओके, ठीक है. नहीं, एक्चुअली मैं एक 15 फरवरी से एक एंट्रेंस का अलग से प्योर नीट के लिए एक बैच शुरू करने वाला हूँ. शायद 3-4 महीना मुझे मिलेगा, तो 3-4 महीना अगर 3-4 दिन करके मिले, सो दैट इज मोर देन इनफ. सर वो प्योरली ऑफलाइन? सोच तो रहा है प्योरली ऑफलाइन, क्योंकि ऑफलाइन का मजा अलग होता है. फिर भी देखना है क्या सिचुएशन रहता है. कोई अगर ऑनलाइन करना चाहे तो, क्योंकि ऑनलाइन में फिर मुझे यहाँ से ले जाना पड़ेगा वो स्टैंड उंड, फिर उसके लिए बच्चा का जगह दिख नहीं पाएगा. क्या सिचुएशन रहता है देखता हूँ, अगर हो वैसा होता है तो वैसा कर सकता हूँ. अच्छा, न्यूक्लियर फिजिक्स. ओके, सो देखो, सबसे पहले एक, अगर हम एटम को रिप्रेजेंट करते हैं, सो स्पेशली दो चीज इसमें हम लोग लिखते हैं. वन इज द एटॉमिक मास, वन इज द एटॉमिक नंबर. तो ये जो एटॉमिक मास है या मास नंबर जिसको कहता है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, और Z जो होता है ये मेनली नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है. क्यों? तो इसका मतलब हम इससे कह सकते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज एटॉमिक मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है ये तुम्हारा वेरिएबल है, मींस इजीली इसको तुम ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन को ट्रांसफर करना इतना इजी नहीं है. तो कोई भी एक एलिमेंट का कैरेक्टर ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बल्कि नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड होता है. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो जाए तो उसका पीरियोडिक टेबल में पोजीशन चेंज हो जाता है. आई थिंक वी ऑल ऑफ वी नो दिस पार्ट. यहाँ पे एक चीज है 1 AMU. 1 AMU का मतलब है एक न्यूक्लियन या एक न्यूक्लियाई जिसमें एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन जिसका लगभग सेम शेप एंड साइज का होता है, इसका जो एवरेज वैल्यू होता है ये 1/12 C12 ऑफ एटम का मास विच इज 1.66 into 10 to the power minus 27 kg होता है. इज इट क्लियर एवरीवन? हेलो, इज इट ओके? यस. अच्छा, इसमें ये जो 1 न्यूक्लियाई है या 1 न्यूक्लियन है, मतलब एक न्यूटन या एक प्रोटॉन, इसका अगर हम रेडियस का बात करें, इसका रेडियस होता है लगभग 1.2 FM फार्मी, मतलब 1.2 into 10 to the power minus 15 मीटर. इज इट क्लियर? तो इसके ऊपर बेस करके मेरा पहला काम है न्यूक्लियर साइज. बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर साइज. न्यूक्लियर साइज में क्या है, मानो मेरे पास E है. E मींस एटॉमिक मास नंबर, मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या प्रोटॉन है. तो उसमें टोटल वॉल्यूम क्या होगा? हर एक न्यूट्रॉन, हर एक न्यूक्लियन का रेडियस क्या है? R0. सो 4/3 पाई R0 क्यूब, ये एक न्यूक्लियन का वॉल्यूम इनटू n कर दे, तो n न्यूक्लियन या n न्यूक्लियाई का वॉल्यूम जो कि ओवरऑल न्यूक्लियस का वॉल्यूम है. इज इट ओके? एवरीवन, इज इट ओके? तो R कितना हो गया? n, सॉरी n नहीं, A. सो A 1/3 R0.
तो ये हो गया साइज ऑफ द न्यूक्लियस। इज इट ओके? यस सर। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या देता है, बहुत सारा अच्छा अच्छा क्वेश्चंस है इसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन दिया था कि अगर एटॉमिक एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर है 27, ओके, और इसका जो रेडियस है, रेडियस ऑफ एल्युमिनियम 3.6 फार्मी है, तो आयरन जिसका मास नंबर 125 है, इसका रेडियस क्या होगा? वेरी सिंपल, वी यूज दिस फॉर्मूला कि रेडियस ऑफ आयरन बाय रेडियस ऑफ एल्युमिनियम, दैट इज, ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सो 125 to the power 1/3 R naught and 27 1/3 R naught. So R naught cut गया, that is 5 to the power cube 1/3 by 3 to the power cube 1/3, that is 5/3. So radius of Fe 5/3 of radius of aluminium, that is 5/3 into 3.6, that is 6 Fm. Is it okay? Is it okay? कभी कभी ऐसे कंपैरिजन क्वेश्चन दे सकता है, कभी वो सीधा बोल सकता है कि फाइंड द रेडियस ऑफ आयरन whose मास नंबर इज 125। तो ऐसा भी अगर क्वेश्चन है तो तुम्हें ये याद रखना पड़ेगा इन दैट केस कि रेडियस ऑफ आयरन, that is a to the power 1/3 of R naught. So 125 1/3 of R naught, that is 5 cube 1/3 of R naught, that is 5 R naught, 5 into 1.2 Fm, that is 6 Fm. Is it clear? यस सर। कभी कभी डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है कि दो न्यूक्लियाई है या दो एटम है जिसका वॉल्यूम का जो रेशियो है, वो है 8:27, ठीक है, उन लोगों का रेडियस का रेशियो निकालो। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। वॉल्यूम का मतलब क्या है? रेडियस इज a 1/3 R naught ना, तो सीधा आ जाएगा। इज इट क्लियर? हेलो? यस सर। या तुमको मालूम है दिस ऑल आर स्फेरिकल शेप, सो तुम डायरेक्ट 4/3 करके लिख सकते हो। इसके बाद आई वुड लाइक टू गिव यू वन क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट, मानो तुम्हें बोल दिया कि एल्युमिनियम का मास नंबर 27 है, आयरन का मास नंबर 125 है, दोनों का डेंसिटी रेशियो, न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ आयरन बाय डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम क्या होगा? बोलो। यू कैन ट्राई। Any idea what is the answer? Hello, anyone? See, these are very basic question, और ऐसा क्वेश्चन में बच्चा को फंसा देता है। अगर बच्चा को प्रॉपरली मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है, सो पहला बात है कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम बाय कैलकुलेटिंग एवरीथिंग इफ यू डोंट नो हाउ इट रिलेटेड। एनी आइडिया हाउ दे आर रिलेटेड? एनीवन? तुम लोग तो केमिस्ट्री में सब पढ़ लिया है। खुशी? देवजीत? এটা কেমিস্ট্রির একটা টপিক বললাম। নিউক্লিয়ার কেমিস্ট্রি করিসনি?
না আমাদের কেমিস্ট্রি নিউক্লিয়ার ফিজিক্স নেই তো। রেডিও কেমিস্ট্রি নিউক্লিয়ার অ্যাক্টিভিটি ফিজিক্স ছিল না স্যার, স্ট্রাকচার অফ অ্যাটম ছিল। রেডিও অ্যাক্টিভিটি পড়েছিস? না আলফা বিটা রেডিও অ্যাক্টিভিটি তো কেমিক্যাল কাইনেটিক্সে ছিল, হাফ লাইফ ছিল খালি, এইসব ছিল না। হাফ লাইফ যে পড়েছিস, রেডিও অ্যাক্টিভ ডিসইন্টিগ্রেশন, হ্যাঁ না ওইসব পড়িনি। ওমা, তাহলে কেন ফিজিক্স থেকে সরিয়ে দিল? আমি তো জানতাম কেমিস্ট্রিতে করেছিস। আচ্ছা দেখো, तो क्या है डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? मास नंबर इनटू एएमयू। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। और आर क्यूब में क्या लिख सकते हैं? ए 1/3 आर नॉट क्यूब। इज इट ओके? तो क्या मिला? ए इंटू एएमयू 4/3 पाई into a into r not cube. Can we write this? Can we write this? Yes. Now we can cancel this a. तो देखो इसमें से AMU जो कि फिक्स्ड है, मतलब 1 AMU 4/3 पाई ये भी फिक्स है, r नॉट क्यूब ये भी फिक्स है ना? So basically all datas are fixed. Is it okay? Yes, sir. So as the all datas are fixed, so 1.66 10 to the power minus 27 by 4/3 3.14 1.2 into 10 to the power minus 27 cube. The value is 2.97 into 10 to the power 17 kg per meter cube is constant, almost constant. So nuclear density जो है almost fix होता है, बहुत ज्यादा variable नहीं होता, almost fix होता है। तो ये जो न्यूक्लियर डेंसिटी फिक्स होता है, इसका मतलब तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? डेंसिटी ऑफ आयरन बाय डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम। व्हाट इज द आंसर? 1:1। व्हाट इज द आंसर? 1:1। इज इट ओके? So you remember this one कि the nuclear density is 2.97 into 10 to the power 17 kg per meter cube। ये एक वैल्यू याद रखना कि अगर कहीं पे पूछे व्हाट इज द न्यूक्लियर डेंसिटी, सीधा वैल्यू पुट कर देना, और अगर कंपेयर करने के लिए बोले तो सीधा 1:1, कैलकुलेशन करनी मत जाना, ठीक है? आफ्टर दैट कुछ छोटा छोटा पार्ट है। फर्स्ट डिस्कवरी सर ऑफ यहाँ पे सर आर नॉट क्या है? R naught is the radius of each nuclei। तो इसके बाद है कुछ छोटा छोटा चीज है, जैसे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स कैडविक। न्यूटन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स कैडविक, okay, when bombard alpha particle with beryllium। when bombard alpha particle with beryllium, तो ये है बेरिलियम और ये है अल्फा पार्टिकल। ये दोनों को जब बॉम्बार्ड किया गया तो एक आया आइसोटोप ऑफ कार्बन प्लस न्यूटन। तो ये फर्स्ट इस प्रोसेस में न्यूटन निकाला गया, फर्स्ट इस प्रोसेस में न्यूटन निकाला गया, फर्स्ट इस प्रोसेस में न्यूटन निकाला गया। और ये कौन निकाला, कौन डिस्कवर किया? जेम्स कैडविक ने। तो याद रखना, न्यूटन किसने निकाला? जेम्स कैडविक। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन किसने फर्स्ट खोज किया प्रोटॉन का? एनी आइडिया? हु डिस्कवर प्रोटॉन? एनीवन, एनी आइडिया? Proton was discovered by
Rutherford. Okay, so proton was discovered by Rutherford while bombarding while performing the experiment on disintegration of nitrogen on bombarding with alpha particle. मतलब नाइट्रोजन में अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया गया, तो इससे क्या हुआ, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन निकला. प्लूटो, इज इट ओके? अच्छा, इसके बाद देखो सर ऑक्सीजन का 16 होगा ना? आइसोटोप बोला तो अच्छा, मतलब बेसिकली ऑक्सीजन का ये डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर, तो ऑक्सीजन है, बाकी तो मास थोड़ा बहुत आइसोटोप के कारण चेंज हो सकता है, आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, यस सर. इसके बाद है कि न्यूक्लियर इंस्टेबिलिटी, मतलब न्यूक्लियस कितना स्टेबल है या कौन सा न्यूक्लियस रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में पार्ट लेगा, कौन सा न्यूक्लियस नहीं लेगा, ये डिपेंड करता है एक रेशियो दैट इज कॉल्ड N/P रेशियो. If the N/P ratio is less than 1.5, if the N/P ratio is less than 1.5, then the nucleus become stable. So nucleus stable matlab it does not take part in radioactive disintegration, it does not involve in radioactive disintegration. Okay, अच्छा, और अगर N/P रेशियो greater than 1.5 है, so it will involve in radioactive disintegration. मतलब that this type of element जिसका N/P रेशियो 1.5 से बड़ा है, वो लोग न्यूक्लियस जो है, उसका न्यूक्लियस जो अनस्टेबल है, वो बहुत इजीली क्या करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन करके स्टेबिलिटी की तरफ जाता है. और जहां पे N/P रेशियो इज लेस देन 1, तो वो क्या करता है कि तुम्हारा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन नहीं करता है, मतलब वो न्यूक्लियरली स्टेबल है. ओके, जैसे एक तुम्हें मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूं, जैसे 1H3, ठीक है, ये जो है इसका देखो प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन है 1, न्यूट्रॉन कितना है 2, तो ये 2/1 दैट इज 2 ग्रेटर देन 1.5, तो ये जो है ये हाईली अनस्टेबल है. और ये क्या करता है, ऐसा फॉर्म होने से ये तुरंत क्या करेगा, हीलियम बना लेता है, न्यूक्लियर अनस्टेबल. हीलियम का क्या है, हीलियम देखो 2,4, तो इसमें 2 है प्रोटॉन और 2 है न्यूट्रॉन. सो देखो this is less than 1.5, so helium is nucleus on the basis of nuclear reaction, helium is stable and इसको बोला जाता है ट्यूटेरियम, ट्यूटेरियम इज अनस्टेबल. तो ये ट्यूटेरियम क्या करता है, तुरंत हीलियम बना देता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. अब यहाँ पे एक और बात है, अब यहाँ पे एक और बात है कि अगर मैं इस न्यूक्लियस के बारे में देखूं, एक न्यूक्लियस के बारे में देखूं, फर्स्ट ऑफ ऑल द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी वेरी लेस, लगभग 10 to the power minus 15 मीटर, लगभग 10 to the power minus 15 मीटर. अब इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा प्रोटॉन एक साथ रह सकता है ना. लेकिन अगर हम देखें फ्रॉम द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रोटॉन प्रोटॉन रिपल each other, so it's a high repulsive force, and if you want to calculate the amount of repulsive force, that is 10 to the power 36 times stronger than the gravitational force. Is it okay? So if it is there ki electrostatic force is so high within the nucleus, then my question is how they stay together. हेलो सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. सरफेस पे है ना सर, ये तो न्यूक्लियस के बीच में नहीं.
क्वेश्चन है कि न्यूक्लियस एक बहुत ही छोटा प्लेस है, तो जिसमें इतना सारा पॉजिटिव चार्ज कैसे रहेगा, where electrostatic forces for similar charge repulsive nature and inversely proportional to the square of distance. Distance is very small and force is very repulsive. So कैसे ये एक साथ रहेगा? देखो तुम लोग एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं ना। एक घर है जिसमें 4 भाई है, चारों भाई का शादी हो गया है। अब आपस में चारों भाई मतलब विथ बीबी मतलब चारों फैमिली एक दूसरे से बहुत झगड़ता है, हर दिन झगड़ा होता है, लेकिन फिर भी वो लोग सब एक ही घर में रहता है। क्यों? क्योंकि भाई है। नहीं, भाई होने से रहेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और नहीं कोई होगा सर, घर दूसरा घर नहीं तो होगा। प्रॉपर्टी। हाँ, मतलब मम्मी पापा जिंदा है, मम्मी पापा जब तक जिंदा है तो प्रॉपर्टी का डिवीजन नहीं होगा, सब एक साथ है। जहां मम्मी पापा गुजर गया प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सब अलग अलग हो गया। सो यहाँ पे मम्मी पापा जो है ये क्या काम कर रहा है, इन लोगों को बाइंड करके रखने का काम कर रहा है, जो कि इन लोगों का आपस से झगड़ा से भी ज्यादा बड़ा है। क्या? प्रॉपर्टी। समझा? खुशी तुरंत पकड़ लिया। वेरी गुड। सो यू अंडरस्टैंड, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी बड़ा फोर्स कोई है, वो कौन है? वो है न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स जो है लगभग 10 to the power 39 times stronger than the gravitational force and 1000 times stronger than the electrostatic force. इसीलिए न्यूक्लियर फोर्स को स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बोला जाता है among all force. Is it okay? यस सर। तो अगर मैं न्यूक्लियर फोर्स का प्रॉपर्टी का बात करूं, पहला प्रॉपर्टी है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। सेकेंड प्रॉपर्टी है इसका रेंज इस न्यूक्लियस तक है, मतलब 10 to the power -15। सो इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स इज अ वेरी स्मॉल रेंज फोर्स। पहला हो गया स्ट्रॉन्ग फोर्स, दूसरा हो गया वेरी स्मॉल रेंज फोर्स, तीसरा हो गया कि अट्रैक्टिव इन नेचर, है ना, तीसरा हो गया अट्रैक्टिव इन नेचर, और चौथा क्या हो गया? चौथा है ये कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, मतलब बिटवीन न्यूटन न्यूटन, बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, बिटवीन प्रोटॉन न्यूटन भी ये फोर्स लगता है। इज इट क्लियर? यस सर। अब जो मेरा नेक्स्ट पार्ट है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि न्यूक्लियस को इतना फोर्स देता कौन है, न्यूक्लियस को इतना फोर्स देता कौन है ना। तो इस न्यूक्लियस को इतना फोर्स देता कौन है, इसके लिए द नेक्स्ट टॉपिक इज मास डिफेक्ट। तो ये मास डिफेक्ट क्या है? मास डिफेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल एम। इसका मास क्या है कि एक न्यूक्लियस के अंदर जितना सारा मास होना चाहिए, मतलब एक न्यूक्लियस का जितना मास होना चाहिए और एक न्यूक्लियस का जितना मास होता है, आई रिपीट, एक न्यूक्लियस का जितना मास होना चाहिए और एक न्यूक्लियस का जितना मास होता है, द डिफरेंस इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट। तुम लोग बोलोगे सर मतलब नहीं समझा। मानो मेरे पास एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास या मास नंबर इज ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है इनटू मास ऑफ ईच प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है इनटू मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन। ये है मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू कि इतना सारा प्रोटॉन है, इतना सारा न्यूट्रॉन है, तो इसका टोटल मास इतना होना चाहिए। लेकिन जब मैं इसका मास देखूंगा, दैट इज द ये ए जो है इनटू ए म्यू, जो इसका मास दिया है, मास नंबर जो दिया हुआ है इनटू ए म्यू, ये इसका मास मेजर करके देखा गया, अच्छा इतना मास है। सो दिस इज द प्रैक्टिकल मास एंड दिस इज द थ्योरेटिकल मास, जो कि लग रहा है इतना होना चाहिए। इज इट ओके? Yes, sir. So the difference of these two mass is called the mass defect.
Clear? Yes, sir. So you understand what do you mean by mass defect? Hello, Yes, sir. everyone, is it okay? तो ये जो मास डिफेक्ट है, ये मास डिफेक्ट होके क्या हुआ? ये मास डिफेक्ट क्या हुआ? एनर्जी में कन्वर्ट हुआ फ्रॉम द आइंस्टाइन इक्वेशन डेल ई इज डेल एम सी स्क्वायर। मतलब ये जो मास का जो डिफरेंस है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, जिसको बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। मतलब मम्मी पापा जो इस न्यूक्लियस को इतना झगड़ा के बावजूद इसको रोक के रखा, सो दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। सो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड, so that the neutron and proton does not come back or stay together. ये stay together नहीं होने के लिए जितने एनर्जी, मतलब अगर उतना एनर्जी दे देंगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा, और जब तक नहीं दिया है तब तक वो उतना एनर्जी उसका है, मतलब अपना है पोटेंशियल, तुमने एक्सटर्नल दिया, सो दैट इज द इक्वल्स टू 0, वो टूट जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड to break up a nucleus into a constituent particles, proton and neutron, and separate such a large distance that they cannot interact with each other. मतलब न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है उसको हम अगर बाहर करके ऐसा जगह पे रख दे कि वो फिर वापस नहीं आए, मतलब न्यूक्लियर फोर्स फॉर्म ना कर पाए, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में चला जाए, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? तो कोई भी एटॉम का जो न्यूक्लियस है उसका जो मास डिफेक्ट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करो, जितना वैल्यू आएगा उतना उसका बाइंडिंग एनर्जी। अगर तुम उतना एनर्जी दोगे तो वो न्यूक्लियस बिखर जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. सो यहाँ पे एक बात है, इन जनरल मोस्टली कभी कभी हम लोगों को वैल्यू केजी में या ग्राम में दे सकता है, बट मोस्टली हमारा जो ये जो न्यूक्लियस का जो मास दिया होता है वो AMU में दिया होता है। सो अगर हम 1 एटॉमिक मास यूनिट अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगा, कितना एनर्जी जनरेट करेगा, अगर हम ये कैलकुलेट कर सकता है, तो मानो मुझे एक क्वेश्चन दिया जिसमें मास डिफेक्ट आया 0.02 AMU, अगर मुझे 1 AMU का एनर्जी का कन्वर्शन मालूम है इनटू दैट मच, मुझे डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा, है ना? Yes, sir. So which is very helpful for us. So let's try a numerical, not numerical, we try to convert 1 AMU into energy. कितना एनर्जी आएगा, which is in electrovolt. So del E is 1.66 into 10 to the power minus 27, velocity of light 3 into 10 to the power 8 square. Then the value is in joule, and if you divide it by 1.6 into 10 to the power minus 19, then the value is in electrovolt, and the value is 931.5 mega electrovolt. That is the total change in energy. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So if you convert 1 AMU into energy, that is the energy. तो अगर mass defect इतना हुआ into कितना होगा, in इतना, you get the value. Is it okay? Everyone, is it okay? Yes, sir. अच्छा, मुझे 1 मिनट दो, मैं एक क्वेश्चन देना चाहूंगा। So the question is that, is it okay everyone? Hello? Yes, sir. I just want to show you one numerical, then you understand how you solve this type of question. ठीक है, देखो क्वेश्चन है, obtain the binding energy of a
of a nitrogen, obtain the binding energy of nitrogen in 14/7, which is given 14.00307 U. U means atomic mass unit. अच्छा, mass of proton 1.00783 U and mass of neutron 1.00867 U. Is it clear, everyone? So देखो, मेरा मेन फर्स्ट काम है मास डिफरेंस निकालना. सो मास डिफरेंस क्या होगा, मतलब डिफेक्ट मास. तो मास डिफेक्ट क्या है, देखो इसमें कितना प्रोटॉन है, 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस जो गिवन मास है, विच इज द मेजर्ड मास 14.00707 U. सो ये जो है मेरा कितना आएगा, देखो 7 इंटू 1.00783 प्लस 7 इंटू 1.00867 माइनस 14.00707, which is equals to 14.11550 माइनस क्या दिया है, हाँ सॉरी वही तो हम सोच रहा है, यहाँ पे 3 है ना, 307. तो 14.00307, the difference is 0.11243 U. Is it clear, everyone? थोड़ा कैलकुलेशन है, but you understand the basic idea. Hello. Sir. So del E is 0.11243 into 931.5 mega electrovolt, which is equals to 104.67 mega electrovolt. So I hope you understand. Yes, sir. Sir, board से এরকম বাজে বাজে ক্যালকুলেশন দিবে না, এত বাজে বাজে কোশ্চেন দেবে না বোর্ড, যে কিছু একদম পপুলার কোশ্চেন আছে, if they want to give you, they give you a very popular question. Okay. Okay, sir. So now we try that very popular question. So is it okay? Yes, sir. Okay. तो बोर्ड्स में अगर इसका इस तरह का क्वेश्चन देगा तो वो एक ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन देता है. वो है, एक है एटम बम, एक है हाइड्रोजन बम. ऐसा मत सोचना कि इसका मतलब तुम एटम बम बनाना सीख गया है. ओके. द क्वेश्चन इज दैट यूरेनियम 23592 प्लस न्यूटन से यूरेनियम 23692 हुआ. देखो ये जो यूरेनियम है ये स्टेबल है, ठीक है. इसको वेरी स्लोली एक न्यूटन के साथ जब कोलाइड किया जाता है तो ये यूरेनियम 23692 होता है, which is unstable, and then it will be create beryllium 14156 plus krypton 3692 plus 3 न्यूटन प्लस 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट. तो देखो ये क्वेश्चन अगर दे, इस वैल्यू को याद ही रख लेना, बाकी रफ कैलकुलेशन करके दिखाना.
तुमको वो बेरियम का मास देगा, क्रिप्टन का मास देगा, न्यूटन का मास देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट में 1H2 प्लस 1H2 प्लस 1H2 है, जिससे He24 प्लस H11 प्लस N01 प्लस 21.62 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो ये दो एनर्जी इक्वेशन है, जिससे एक में 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, एक में कितना आया, 21.62 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। अब तुम्हें ये बताना है दोनों में से कौन सा इक्वेशन, मतलब कौन सा रिएक्शन ज्यादा डिजास्टर है एंड क्यों। इसके लिए मैं तुम लोगों को 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। हेलो, सो व्हाट इज द आंसर? देखो क्या है, तुम बोलो, विच वन इज मोर डिजास्टर? तो मेरे को सेकंड वाला लग रहा है। Yes, the answer is second one. Why? देखो, इसका कारण है कि जो हम लोग जो देखते हैं, which one is more disaster और which one is इसका बाइंडिंग एनर्जी में ज्यादा एनर्जी लग रहा है या कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ये डिपेंड करता है। जो मेन चीज है, दैट इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब डेल E बाई ए, ये जिसका जितना ज्यादा होगा वो पर रिएक्शन में उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है, या वो पर रिएक्शन में वो उतना ज्यादा एनर्जी उसमें ज्यादा लग रहा है। अब तुम खुद ही देख लो, इस रिएक्शन में मेरा टोटल एनर्जी रिलीज हो रहा है 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, और कितना सारा न्यूक्लियन है, 236। सो लगभग कितना हो गया, लगभग ये आया 0.8 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियन। और सेकंड वाला में क्या है, 2 2 4 2 6, सो 21.62 डिवाइडेड बाय 6, दैट इज लगभग आया तुम्हारा 3.4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट पर न्यूक्लियन। अब तुम खुद ही देखो, इसमें एक रिएक्शन में एक न्यूक्लियन, व्हाट डू यू मीन बाय एक न्यूक्लियन, जिसमें मतलब एक न्यूक्लियन का वैल्यू है 1.66 into 10 to the power minus 27 kg। तो इसका मतलब समझा, मानो मैंने 1 किलो हाइड्रोजन बम का मटेरियल लिया, 1 किलो हाइड्रोजन एटम बम का मटेरियल लिया, मैंने 1 किलो एटम बम का मटेरियल लिया, 1 किलो हाइड्रोजन बम का मटेरियल लिया। तो 1 किलो हाइड्रोजन बम और 1 किलो हाइड्रोजन एटम बम, दोनों का नंबर ऑफ न्यूक्लियन तो सेम ही है। एक मिनट रुको, हाँ, एक किलो हाइड्रोजन बम लो या 1 किलो एक एटम बम लो या हाइड्रोजन बम लो, नंबर ऑफ न्यूक्लियन सेम है, क्योंकि हर एक न्यूक्लियन का वैल्यू इतना है। अब हर एक एटम बम के लिए एक न्यूक्लियन इतना एनर्जी रिलीज करेगा, हाइड्रोजन बम के लिए एक न्यूक्लियन इतना एनर्जी देगा। मतलब हाइड्रोजन बम का 1 किलो मटेरियल लेगा और एटम बम का 1 किलो मटेरियल लेगा, तो हाइड्रोजन बम 4 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, देन एटम बम। इज इट क्लियर? यस सर। समझा मैंने क्या बोला? अरे ओके, नामिता नाउ नापते चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तो हम लोग जब भी कोई रिएक्शन देखेंगे, ये देखेंगे हमारा क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस के हिसाब से। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के हिसाब से। अब इसके ऊपर एक ग्राफ है, जो ग्राफ के ऊपर काफी बार बहुत सारा
और क्वेश्चन आया है इन बोर्ड एग्जाम, ठीक है। ये क्वेश्चन है, जस्ट मैं एक बार देखना चाहता हूँ कैसा क्वेश्चन। कहाँ गया? यस, दिस इज द क्वेश्चन। देखो कितना बार आया है एग्जाम में, ठीक है। ये इसमें क्या है, एक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर। ये है मास नंबर, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, मतलब डेल ई बाई ए, ठीक है। ये ग्राफ है। तो इसमें क्या है, 0 से लेके मतलब 1 2 3 4 करके एटॉमिक मास है, देखा गया है एकदम ऐसे करके, ये ऐसे आया, फिर ये ये है हीलियम, जो एटम माने इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियस, जो एटम ज्यादा स्टेबल है उसका क्या होगा, वो लेस रिएक्टिव होगा, मतलब उसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। और जो एटम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब वो क्या करेगा, रेडियो एक्टिव में पार्ट लेगा। तो इसमें जितना भी मैनमेड एलिमेंट होता है वो इसके बाद होता है, क्योंकि इसका वैल्यू लगभग कितना 5 या समथिंग 7.5 के बाद होता है ये वैल्यू, ठीक है। इसके बाद देखना, ये यहाँ पे 7.5 होता है और ये 8 है, सबसे ज्यादा है। 7.5 के नीचे जितना है ये सब क्या है, मैन मेड एलिमेंट, मतलब या तुम इसको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोल सकते हो, जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, ठीक है। और ये सब का सब क्या है, ये सब के सब बड़ा एलिमेंट से छोटा एलिमेंट बनता है, मतलब दीज आर फिशन रिएक्शन। जो मैंने पहला वाला किया था, बेरिल यूरेनियम विथ न्यूट्रॉन, क्या बना था, यूरेनियम 236, एंड देन वो टूटता है ना, सो दैट इज द फिशन। और यहाँ पे क्या है, फ्यूजन, छोटा छोटा जो है H12, छोटा छोटा ये मिलके बड़ा एलिमेंट बनता है, और इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका देखो स्टेबिलिटी बहुत ही कम है, ये है लगभग 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, बहुत ही कम है, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। तो ये जो है, अच्छा इसमें जैसे तुम देखोगे यहाँ पे सर ये ये है जो नीचे वाला कार्बन, पार्ट है यही है सेकंड वो रिएक्शन फ्यूजन वाला सेकंड ये वाला। वाला है फ्यूजन और ये वाला है फिशन। फ्यूजन में क्या होता है कि ये गैप इतना ज्यादा है, इसका इतना कम है और ये इतना ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो ये यहाँ से यहाँ चला जाता है, समझा। यस सर। और यहाँ पे यूरेनियम क्या एक कितना, तो 160 शायद, एटॉमिक नंबर 160 के बाद, एटॉमिक मास 160 के बाद दीज आर न्यूक्लियर रिएक्शन। ये एनसीईआरटी में भी दिया है, डेटा एग्जैक्टली देख लेना क्या क्या है, कुछ कुछ का है, या मैं एक दिन लिख के रखूंगा, लिख के मैं तुम लोगों को बता दूंगा, ठीक है। सो दिस ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। अच्छा, इसके साथ साथ इसका, हाँ, तो इसके बाद देखो, इसके बाद और कुछ कुछ है, जैसे आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस ऑल थिंग्स। मालूम है ना आइसोटोप क्या है, आइसोटोन क्या है, आइसोबार क्या है? हेलो, इज इट ओके एवरीवन, ऑल ऑफ यू नो आइसोटोन, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार? यस सर। आइसोटोप में क्या होता है कि
आइसोटोप में होता है सेम एटॉमिक नंबर बट Different डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोन में क्या होता है कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर सेम मास नंबर, और आइसोबार में क्या होता है डिफरेंट एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। इसके बाद जो मैं आज कराने जा रहा हूं विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, हालांकि शायद इस बार ये तुम लोगों का सिलेबस से हटा दिया है फॉर दिस टाइम, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ एंट्रेंस एंड ऑल भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। अब पता नहीं क्या हटाया क्या नहीं हटाया, कुछ रहता है कुछ नहीं रहता है, रेडियो एक्टिव है अल्फा बीटा नहीं है, भगवान जाने। तो फिर भी मैं करा दे रहा हूँ, अगर आएगा तो कर लेना, एकदम सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन आता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में सबसे पहला जो एलिमेंट है इसको बोला जाता है अल्फा पार्टिकल। तो इसका वैल्यू होता है He24, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो इसका देखो क्या है, अगर मेरे पास एक एलिमेंट है Az, इससे मुझे एक दूसरा कोई एलिमेंट बना और साथ ही साथ अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, मतलब He24 रिलीज हुआ, तो मेरा एटॉमिक मास नंबर जो है 4 घटेगा और एटॉमिक नंबर में 2 घटेगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। सेकेंड जो पार्टिकल है उसको बोला जाता है बीटा पार्टिकल, इसको E0-1 भी बोला जाता है, इसको इलेक्ट्रॉन भी बोला जाता है। तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या है, मास नंबर 0 है, मतलब कोई मास में चेंज नहीं आएगा, लेकिन चार्ज में इसका नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव ऑफ E, ठीक है। अच्छा, इसका प्लस पॉइंट इसमें क्या होता है, जैसे X है, A है, Z है, अगर मेरा बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ मतलब E0-1, तो देखो एटॉमिक नंबर एज इट इज बट मास नंबर 1 बढ़ जाएगा, मतलब ये पीरियोडिक टेबल में अपना जगह शिफ्ट कर लेगा, शिफ्ट करके एक आगे चला जाएगा। तो मतलब अगर तुम जो एलिमेंट लिए हो, अगर तुम चाहते हो कि उससे पीरियोडिक टेबल में ऐसा एलिमेंट बनाना है जो उसके बाद आगे शिफ्ट करे, तो बीटा पार्टिकल रिलीज कराओ, और अगर तुम चाहते हो उससे पीछे चले जाओ तो अल्फा पार्टिकल रिलीज कराओ, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे क्या है, जब भी एक बीटा पार्टिकल रिलीज होता है इसके साथ एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है, एंटी न्यूट्रिनो। ऐसा क्यों ये एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है, क्योंकि ज्यादातर केस में देखा गया जब बीटा पार्टिकल रिलीज होता है, ये बीटा पार्टिकल स्टेबल फॉर्मेट में नहीं होता है, ये एक्साइटेड स्टेट या इन बिटवीन द ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट का इन बिटवीन कहीं पे रहता है। कोई भी एलिमेंट हमेशा चाहता है स्टेबल होने के लिए, तो मानो ये मेरा सेकेंड स्टेट है, ये मेरा फर्स्ट स्टेट है, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 और 2, तो ना ये यहाँ पे है ना ये यहाँ पे है, आफ्टर ये निकलने के बाद ये जो है मानो ऐसा कहीं पे आ गया है। अब ये क्या करता है, इसको यहां से ये अपना ग्राउंड स्टेट में आता है, और इस ग्राउंड स्टेट में आने के लिए ये इन टर्म्स ऑफ एंटी न्यूट्रिनो कुछ एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। इस एंटी न्यूट्रिनो का ना कोई मास है ना कोई चार्ज है, लाइक गामा पार्टिकल। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कोई भी फील्ड में इसका डाइवर्ट नहीं करेगा, मतलब डेविएट नहीं करेगा। इज इट क्लियर? सर ये वाला रिएक्शन समझ में नहीं आया, मतलब किस रेफरेंस में हो रहा है? देखो एक्स इज AZ, ऊपर वाला सर, ऊपर वाला। ये वाला, हाँ ये तो अल्फा पार्टिकल का था। सर, क्या हो रहा है अल्फा पार्टिकल? देखो Z ये है, कोई भी एक XYZ कोई भी एक एटम है जिसका एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर है ना। यस। अगर एक अल्फा पार्टिकल रिलीज होता है तो इसका मास नंबर कितना होगा, 4, एटॉमिक नंबर क्या होगा, 2। 2। तो जो मेरा जो इनिशियल था इससे 2 घट जाएगा एटॉमिक नंबर में, तो इसका पीरियोडिक टेबल में चेंज हो जाएगा, मतलब X के जगह पे Y नया एलिमेंट आ गया जिसका एटॉमिक नंबर Z-2 है और मास नंबर A-4 है। समझा? यस। ये हो गया अल्फा पार्टिकल। अब हम लोग बीटा का समझा ना। सर वो भी एक बार बता दीजिए। देखो X एक एलिमेंट AZ,
बीटा पार्टिकल हुआ, मास नंबर 0, तो मास नंबर में कोई चेंजेस नहीं आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया, ठीक और जब भी बीटा पार्टिकल रिलीज होगा एक एंटी न्यूट्रिनो रिलीज होता है साथ में फ्री। यस ठीक है, क्यों? एक्साइटेड स्टेट या मतलब नॉर्मल ग्राउंड स्टेट से थोड़ा इधर उधर रहता है, वो स्टेबलाइज करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पोजिट्रॉन। नेक्स्ट इज पोजिट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय बीटा प्लस, इसको कहा जाता है E0+1। तो इसका मास 0 होता है लेकिन चार्ज जो है प्लस ही होता है। ठीक है, तो अब देखो इसका एक एग्जांपल देते हैं, जैसे x a z है, यहां से मानो y हुआ प्लस बीटा पार्टिकल बीटा प्लस, या E0+1, ज्यादातर बीटा प्लस नहीं लिखता है, E0+1 ही लिखता है। E0+1 का मतलब ही है बीटा प्लस, और इसके साथ जैसे उसमें एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा था, इसमें निकलेगा न्यूट्रिनो, जस्ट नाम दिया है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे a है, यहाँ पे 0 है, तो ये हो जाएगा a, यहाँ पे z है, यहाँ पे +1 है, ये हो जाएगा z-1। इज इट क्लियर? यस सर। एंड द लास्ट वन इज गामा पार्टिकल। देखना, गामा पार्टिकल का पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा है, गामा पार्टिकल सबसे डिजास्टर है, लेकिन गामा पार्टिकल कभी अकेला नहीं निकलता है, मतलब कोई रिएक्शन में सिर्फ गामा पार्टिकल निकलेगा ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो गामा पार्टिकल को निकलने के लिए अल्फा पार्टिकल को निकलना पड़ेगा, या तो बीटा पार्टिकल को निकलना पड़ेगा, तब गामा निकलेगा, या तो अल्फा निकलेगा तब निकलेगा, नहीं तो अल्फा बीटा दोनों निकलेगा तब निकलेगा। मतलब जब एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट बनता है तो जरूर बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस, वो लोग क्या करता है, एकदम ग्राउंड स्टेट पे नहीं आ सकता है, आ पाता है। तो आफ्टर रिलीजिंग दैट गामा पार्टिकल दे आर केम इनटू ग्राउंड स्टेट। हाँ, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। गामा पार्टिकल का कोई मास नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। जैसे मानो तुम्हारा पास है कोबाल्ट 6027, तो यहां से अल्फा बीटा पार्टिकल रिलीज हुआ और तुम्हारा पास आया Ni6028, लेकिन ये है एक्साइटेड स्टेट। अब ये जो एक्साइटेड स्टेट है, देखो यहां से निकल में फॉर्म आया, निकल ग्राउंड स्टेट में नहीं आया है, एक बीटा पार्टिकल रिलीज किया, निकल आया, एटॉमिक स्ट्रक्चर ये सब में सब, मतलब तुम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर सब सही है, लेकिन ये जो है ग्राउंड स्टेट में नहीं है, एक्साइटेड स्टेट में है। ये यहां से क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा, निकल 6028 ग्राउंड स्टेट by releasing gamma particle। ठीक है, in terms of some energy। ठीक है, is it clear? यस सर। यस सर। तो इसका देखो मेन चीज है कि इसके ऊपर कुछ छोटा छोटा न्यूमेरिकल सर आता है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो वो एनर्जी का फॉर्म है। न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो भी एनर्जी का फॉर्म है, लेकिन डिफरेंस क्या है, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो कोई स्टेट से नहीं आता है, जैसे इन बिटवीन कोई एक स्टेट से आता है, मतलब N1 या N2 में नहीं है, मतलब समझे ना, ग्राउंड एंड एक्साइटेड स्टेट में नहीं है। और गामा पार्टिकल आता है कोई ना कोई एक्साइटेड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में, या मतलब ग्राउंड स्टेट में तो नहीं होगा, कोई ना कोई एक्साइटेड स्टेट है, उससे ग्राउंड स्टेट में आने के लिए होता है। ठीक है, और याद रखना गामा पार्टिकल कभी भी अकेला है। ऐसा एक क्वेश्चन आया था आईआईटी में कि विच वन इज द गामा पार्टिकल एमिशन, 4 ऑप्शन था एक में गामा पार्टिकल डायरेक्ट किया हुआ था, बाकी तीनों में किसी के साथ में बीटा था, किसी में अल्फा था, किसी में अल्फा बीटा था। द आंसर इज ए बी सी। ओके, मोर देन वन चॉइस का क्वेश्चन था, समझा मेरा बात? अब देखो छोटा छोटा कुछ क्वेश्चंस करते हैं, शायद तुम लोगों को अच्छा लगेगा। 2 क्वेश्चन ही है, 2 क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन कहाँ गया, अरे ये बहुत पुराना कॉपी है।
अच्छा देखो, एक क्वेश्चन है, मैं नेक्स्ट दिन बाकी क्वेश्चन कराऊंगा। एक क्वेश्चन है, थोरियम से पीबी हुआ 232 एंड दिस इज 208, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला है थोरियम से पीबी, पीबी को क्या बोला जाता है? पॉलीबीडियम ना, ओ सॉरी, पीबी इज द लेड। सो थोरियम से लेड हुआ, तो इसमें कितना सारा अल्फा पार्टिकल है और कितना सारा बीटा पार्टिकल है। देखो बहुत कोई इसको कराने का तुम्हें बहुत तरीका का सॉल्व बताएगा। इनफैक्ट कभी तुम लोग भी बहुत जल्दी से निकाल सकते हो, लेकिन ये मैं जो बताने वाला हूं इसको फॉलो करने का कोशिश करना, विच इज वेरी हेल्पफुल। अच्छा, इसका मास एटॉमिक नंबर 90 है, इसका एटॉमिक नंबर 82 है। मैं जो बोल रहा हूं ये सॉल्व करना, ये प्रोसेस अप्लाई करना, कभी मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि गलती से थोड़ा इधर उधर हो गया तुम्हारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। सो द प्रोसेस इज दैट, थोरियम लिखा 23290, यहां से मानो लेड आया 20882, and we don't know how many alpha particle and how many beta particle, so let x is the number of alpha particle and y is the number of beta particle. कोई कंफ्यूजन नहीं है? Is it okay? Yes, sir. तो देखो टोटल मास नंबर सेम रहेगा, लेफ्ट एंड राइट टोटल एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। तो टोटल मास नंबर को हम अगर सेम करेगा, 232 इज 208 प्लस 4x प्लस 0, सो 4x इज 232 माइनस 208, विच इज कितना हुआ, कितना बार है कैलकुलेशन करके 24। सो x इज 6, इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, sir. So when you get the value of x, now we can easily put 90, that is equals to 82. अब मुझे x पता चल गया 6, तो 6 into 2 is how much? 12. You getting it? You understand? Yes, Is it sir. okay? Yes, sir. Minus y, तो y कितना हो गया? 94 minus 90, that is 4. तो ये प्रोसेस में तुम्हें आंसर कभी भी रॉन्ग नहीं आएगा। ऐसे तुम साइड साइड कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन कभी कभी उसमें क्या है ना, रॉन्ग आने का चांसेस रहता है। दिस इज वन क्वेश्चन। और एक मैं क्वेश्चन दिखाना चाहता हूं इस तरह का, ठीक है। द सेकंड क्वेश्चन इज, ए से A1, A1 से A2, ठीक है। यहाँ पे बीटा रिलीज हुआ, यहाँ पे अल्फा रिलीज हुआ। अच्छा, A2 का वैल्यू है 176.71, तुम्हें A1 एंड A2 का वैल्यू चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन? तो देखो Yes, इस sir. तरह का क्वेश्चन करने का नियम है, A1 प्लस बीटा मतलब E0 सर माइनस, A2 का तो वैल्यू दिया हुआ है ना? A2 का वैल्यू दिया है, ओ ताले इसका मतलब A निकालना है, सॉरी। फिर A1 A2 plus He24. Is it okay? Can we write in that manner? Is it okay? अब A2 दिया हुआ है, जो दिया रहेगा उसको डालो 71, तो 174 प्लस 176 प्लस 4, ये कितना होगा 180, 71 प्लस 2 73। इज इट ओके? तो मुझे A1 मिल गया है ना? इज इट ओके? इज इट ओके? Yes, sir. नाउ इसको अगर हम यहाँ पे रखेगा 180 73, देखो 73 से 1 गया 72, E0 0 है, so 180, so the value of A is this one, value of A1 is this one. Okay, okay, so that's it for today. Sir, আমাদের हम लोग PTM